याद रखना, जो पेड़ अपनी जड़ों को छोड़ देता है वो ज़्यादा दिनों तक हरा भरा नहीं रह सकता। ठीक ये संस्कृति हमारी जड़ है। जब अंग्रेज लोग इस देश में आए तो उन्होंने पूरे देश का सर्वे कराया, और सर्वे कराने के बाद उन्होंने देखा कि भारत देश दुनिया का सबसे सिरमौर देश है। इस देश के अंदर ना कोई चोर रहता, ना कोई डकैत रहता, ना कोई व्यभिचारी रहता है। इस देश के अंदर ना कोई थाने हैं, ना कोई चौकियां हैं, और ना यहाँ पर कोई कचहरियां हैं। अंग्रेज लोगों ने सोचा कि इस देश को कैसे लंबे समय तक हम गुलाम बना करके रख सकते हैं। तो उन्होंने सोचा कि अगर इस देश को हमेशा हमेशा के लिए हम तोड़ना चाहते हैं, नष्ट करना चाहते हैं, गुलाम करना चाहते हैं, तो इस देश की जो रीढ़ की हड्डी है वो इसकी संस्कृति है। जैसे हमारे शरीर के अंदर हमारी रीढ़ की हड्डी यदि काम ना करे, टूट जाए, तो हम खड़े भी नहीं हो सकते। जैसे हमारे शरीर के अंदर रीढ़ की हड्डी का महत्वपूर्ण स्थान है, उसी प्रकार से हमारे देश के निर्माण में हमारी संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। अंग्रेज लोगों ने सोचा कि इस संस्कृति को, इस देश को कैसे तबाह किया जाए, तो उन्होंने सोचा कि भारत देश की जो रीढ़ की हड्डी वो वहाँ की सनातन संस्कृति है। आइए हमारे आचार्य सर्वमित्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आइए मंच पर विराजमान होइए। ये भी नौजवान बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, और पहले हरियाणा में, अभी आपकी राजस्थान की वीर भूमि में गुरुकुल का संचालन करते हैं, और बहुत सारे बच्चे वहाँ इनके निर्देशन में तैयार किए जा रहे हैं वैदिक सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए। तो एक बार जोरदार तालियों से हमारे आचार्य जी का अभिनंदन करेंगे सभी। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। अंग्रेज लोगों ने सोचा कि भारत देश को हमेशा के लिए गुलाम बनाना है तो इसकी संस्कृति पर आघात करो। उन्होंने जो जो कदम हमारी संस्कृति को प्रश्रय देने वाले थे, हमारी संस्कृति की जिन जिन चीजों से रक्षा होती थी, उन पर जबरदस्त प्रहार किया। और उसी में हमारी संस्कृति की मूल आधार गौ माता, उसकी गर्दन पर दुधार चलाई गई। हजारों कट्टी घर इस देश में अंग्रेज लोगों ने स्थापित किए, जहां सुबह जब सूर्योदय होता था तो सूर्योदय होने से पहले हजारों गौ माताएं को कत्लेआम कर दिया जाता था। और अंग्रेज लोगों ने हमारी संस्कृति पर आघात किया। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, जो अंग्रेज हमारे दुश्मन थे, हमने अपने उन दुश्मनों को भी अपना मित्र मान लिया और उनकी परंपराओं को अपने जीवन में अपना लिया। ध्यान रखना, गाय हमारी संस्कृति का मूल है, गाय हमारी संस्कृति का आधार है, गाय हमको विद्या देने वाली है, गाय हमको संस्कार देने वाली है, और गाय हमको बल देने वाली है। अंग्रेज लोगों ने सोचा कि इस देश भारत को बलहीन कैसे बनाया जाए, इसकी आने वाली नस्लों को संस्कारहीन कैसे किया जाए, और इस देश के चरित्र को कैसे बर्बाद किया जाए। तो अंग्रेज लोगों ने गाय को समाप्त कर दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप इस राजस्थान की वीर मिट्टी में पैदा हुए हैं, फिर भी मैं कहता हूं हमारे राजस्थान की इस मिट्टी में अभी भी संस्कारों की गंध हमको आती है। यहाँ पर जितने लोग मैं देख रहा हूं, सभी स्वाफा में हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, अपने परिधान में बैठी हैं। तो अंग्रेज, ये भारत जो देश का, राजस्थान इस देश का दिल है, इस देश की धड़कन है, और राजस्थान ने हमेशा से अपनी संस्कृति को बचाने के लिए काम किया है। वो राणा प्रताप इस वीर मिट्टी में पैदा हुआ, वो बहादुर, वो सेनानी जिसने मुगलों के धुर्रे उड़ा दिए थे। और आपको जानकारी होनी चाहिए, वो राणा प्रताप एक इतना बड़ा पराक्रमी योद्धा इस देश में पैदा हुआ। विदेशी लोग आज भी राणा प्रताप को अपना गुरु और आचार्य मान करके, अपना आदर्श मान करके उनसे शिक्षा ग्रहण करते हैं। आपको जानकारी होनी चाहिए, राजस्थान की वीर मिट्टी के लिए मैं किन शब्दों में इसको नमन करूं, किन शब्दों में मैं इसका शुक्रिया अदा करूं। अमेरिका के राष्ट्रपति इब्राहिम लिंकन का जब भारत में आने का दौरा बना, तो उन्होंने अपनी मां से पूछा था कि मां, मैं भारत देश में जा रहा हूं, और भारत देश दुनिया का सबसे संपूर्ण, सबसे संभ्रांत, सबसे वैभवशाली, संपन्नशाली देश है। मैं आपका उस देश, आपके लिए उस देश से क्या लेकर के आऊं। याद रखना मेरी माताओं, मेरी बहनों, सज्जनों, इब्राहिम लिंकन की मां ने यह ना कहा कि बेटा तुम भारत में जा रहे हो तो मेरे लिए भारत की कोई अच्छी सी साड़ी लेकर के आना, मेरे लिए भारत में बनने वाला कोई अच्छा सा खिलौना लेकर के आना। इब्राहिम लिंकन की मां कहती है, बेटा ये तेरा सौभाग्य है कि तू भारत भूमि में जा रहा है, और तू यदि वहां से मेरे लिए कुछ लेकर के आ पाए तो मेरे लिए एक मुट्ठी भर मेवाड़ की मिट्टी लेकर के आ। इब्राहिम लिंकन ने पूछा, मां तू कैसी बात करती है, उस मिट्टी का तू क्या करेगी। इब्राहिम लिंकन की मां कहती है, अरे बेटे तुझे नहीं पता, अरे उस मिट्टी में उन बलिदानियों के लहू की महक है,
उस मिट्टी में उन बलिदानियों के लहू की महक है जिनके सिर कटने पर भी धड़ लड़ा करते थे, और वो ऐसे शूर पुरुष थे जो तलवार लेकर के तोपों से भिड़ा करते थे। ये राजस्थान का इतिहास है। चंद मुट्ठी भर सैनिक लेकर के, सिपाही लेकर के राणा प्रताप अकबर की उस बहुत बड़ी विशाल सेना से भिड़ जाते हैं अपने संस्कृति की और धर्म की रक्षा के लिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं, इस संस्कृति पर आज फिर आघात किए जा रहे हैं, और आज उस संस्कृति को बचाने के क्रम में यहां पर हमारे भाई प्रेम सिंह जी ने एक इतिहास रचा है। मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं, ये बताओ क्या चाय पीना हमारी संस्कृति थी या पुराने लोग बैठे हैं? अरे ये तो राजस्थान की मिट्टी, लोग भर भर के थालियों में दूध पिया करते थे, भर भर के लोटे लोग दूध पिया करते थे, लेकिन अब चाय कहां से आ गई? याद रखना, चाय पानी और हुक्का पानी की हमारी संस्कृति नहीं है। हुक्का पानी मुसलमान लेकर के आए, चाय पानी अंग्रेज लेकर के आए। अरे हम तो दूसरे विधर्मियों की संस्कृति में बहते चले गए, अपनी संस्कृति तो हमने छोड़ दी और हमको बहकाया गया। अगर तुमको बलवान बनना है तो भैंस का दूध पियो, गाय का दूध मत पियो, क्योंकि गाय का दूध तो पतला होता है और गाय के दूध पीने से शरीर में शक्ति नहीं आ सकती। ये बिल्कुल झूठ बात है। जो शक्ति गाय के दूध में है वो 100 जन्म में भैंस के दूध में नहीं हो सकती, याद रखना। और जो शक्ति गाय के दूध में, गाय के दही में, गाय के घी में, गाय की पनीर में है, वो 100 जन्म में मुर्गी की टट्टी अंडे में नहीं हो सकती, वो कभी मांसाहार में नहीं हो सकती। जो ताकत शाकाहार में है मेरी बेटियों, वो ताकत कभी भी मांसाहार में नहीं हो सकती। अरे कंदमूल खाने वालों से मांसाहारी डरते थे और पौरुष जैसे वीर पुरुष को नमन सिकंदर करते थे। 14 वर्षों तक खूंखारी वन में जिनका धाम था, मन मंदिर में बसने वाला शाकाहारी राम था। चाहते तो खा सकते थे वो मांस पशु के ढेरों में, लेकिन उनको प्यार मिला शबरी के मीठे बेरों में। अरे चक्र सुदर्शन धारी थे, दानव दल पर भारी थे, और मुरली से बस करने वाले गिरधर शाकाहारी थे। हमारे जितने भी पूर्वज, अच्छा राणा प्रताप तो जंगल में रहे जी, अन्न नहीं था उनके पास में, आपने सुना है घास की रोटी खाई थी, है ना? लेकिन राणा प्रताप ने कभी बकरे को, मुर्गे को और जंगल में रहने वाले पशुओं को मार करके खाया क्या? बोलो, कभी नहीं खाया। ये हमारी संस्कृति नहीं है। लेकिन आज इस राणा के वंशजों में, छत्रपति शिवाजी, भगवान राम और भगवान कृष्ण के वंशजों के घर के अंदर अंडे उबल रहे हैं। शर्म नहीं आती लोगों को। आश्चर्य की बात है, मैं स्कूलों में जाता हूं, बच्चों से पूछता हूं इस स्कूल में कितने बच्चे अंडे खाते हैं? लगभग 80-70% बच्चे हाथ खड़ा करते हैं कि हम अंडे खाते हैं। मैंने कहा अंडे क्यों खाते हो? कहते हैं अंडे में प्रोटीन होती है, अंडे में ताकत होती है। अरे मैंने कहा मूर्ख हो, तुमको किसने पागल बना दिया अंडे में ताकत? अभी ओलंपिक गेम हुए, आप लोग सबने देखा है, और ओलंपिक गेम के अंदर हमारे हरियाणा के लड़के और लड़कियों ने धूम मचा दी। सारे गोल्ड मेडल लेकर के आ रहे हैं वहां से। और उनसे आने के बाद में जब पत्रकारों ने पूछा कि तुमने विदेश की धरती पर जाकर के भारत के तिरंगे को गाड़ दिया और सारे के सारे तुम मेडल लेकर के आ गए, अरे तुम ये बताओ तुम खाते क्या हो? ये एनर्जी तुम्हारे शरीर में कहां से आती है? तो वो बच्चे ये नहीं कहते हम मुर्गी की टट्टी का अंडा लेते हैं एक सुबह शाम, ये नहीं कहते। वो ये नहीं कहते मुर्गी बकरा भैंसा खाते हैं, वो कहते हैं हम सुबह गाय का दूध पीते हैं छक करके, और गाय का घी खाते हैं, गाय की दही और गाय का छाछ पीते हैं। जो ताकत गाय के घी में है, गाय के दूध में है, जो ताकत गाय की दही लस्सी के अंदर है, वो ताकत कभी मांसाहार में नहीं हो सकती, और वो ताकत कभी भैंस के दूध में भी नहीं हो सकती। याद रखना, सर्वोत्तम दूध गाय का बताया, और दूध नहीं गाय का तो अमृत बताया गया है। लेकिन जो अमृत देने वाली जो गौ माता थी, आज उसको हमने घर से दूर कर दिया। आज हमारे घरों में भैंस बधी हुई। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रैक्टिकल करना। मैं जो भी कुछ बोलूंगा आपके बीच में कोई उल जुलूल बात बोल करके नहीं जाऊंगा। हर बात मेरी नपी तुली होगी, साइंटिफिक में बोलता हूं। आप प्रैक्टिकल करें, आप सबने देखा है। अच्छा, आपके यहाँ भैंस का जो बच्चा होता है उसको क्या बोलते हैं? पाड़ा है, पाड़ा बोलते हैं, पाड़ा पाड़ी। और गाय के बछड़े को क्या बोलते हैं? बछड़ा ही बोलते हैं। तो अच्छा, उसको पाड़ा क्यों बोलते हैं? आपने कभी विचारा? वो हमेशा पड़ा रहता है, महा आलसी होता है, निकम्मा होता है, इसलिए उसको पाड़ा बोलते हैं। और जो लोग ये कहते हैं कि भैंस के दूध में ताकत होती है, तो आप प्रैक्टिकल करना, जब भैंस का बच्चा दूध पीता है तो दूध पीते ही पड़ जाता है, इसलिए उसको पाड़ा बोलते हैं। अगर भैंस के दूध में ताकत होती तो दूध पीने के बाद में उसके बच्चे के शरीर के अंदर ताकत आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए? वो पढ़ना चाहिए या उस उछल कूद मचाए? अरे जब ताकत आ गई तो उसको तो उछल कूद मचानी चाहिए, इधर दौड़े उधर दौड़े।
भैंस का बच्चा देखते हैं दूध पीते ही पड़ जाता है, इसलिए उसको पाड़ा कहते हैं। और गाय का बच्चा यदि दूध पीने के बाद में और आपके हाथ से छूट जाए तो आप पकड़ पाओगे उसको? इधर भगेगा उधर भगेगा, ये लात चला रहा, वो पूंछ उठा करके उधर दौड़ गया इधर दौड़ गया, आप थक जाओगे, लेकिन गाय के बच्चे को नहीं पकड़ पाएंगे। एक वो भैंस का बच्चा था जो दूध पीते ही पड़ गया, और ये गाय का बच्चा है जो दूध पीती, ऐसी उसने टॉनिक पी है कि उस टॉनिक को पीते ही उसके शरीर में और उसके प्राणों में शक्ति का संचार हो उठा, वो किसी के हाथ में नहीं आ रहा है। अरे मुझे बताओ, ताकत किसके दूध में है, भैंस के दूध में है या गाय के दूध में? गाय के दूध में ताकत है, कभी भैंस के दूध में ताकत नहीं है। और गाय के दूध में न केवल ताकत है बल्कि गाय के दूध के अंदर बुद्धि भी है। भैंस के दूध के अंदर कभी बुद्धि नहीं होती, याद रखना इस बात को। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया, यथा धेनु सहस्रेषु वत्सु विंदति मातरम तथा पुराकृतम कर्म कर्तारम अनुगच्छति। इसका मतलब होता है, शास्त्रकार कहते हैं 1000 गायों में बछड़े को छोड़ दो तो बछड़ा अपनी माँ को पहचान लेता है ना। हम भी गौशालाएं चलाते हैं, हमारी 16 गौशालाएं चलती हैं, और ये राजस्थान से हमारे यहाँ वो लेके जाते हैं, गायों का टोला लेकर के चलते हैं वो लोग, हमारे यहाँ भी पहुँचते हैं। तो उनसे पूछते हैं कि इतनी गाय और इतने बच्चे अलग रखते हो? बोले कैसे? बोले हम गाय का नाम बोलते हैं। जैसे शाम का समय हुआ तो गाय का नाम बोला कमला, तो कमला दौड़ती उनके पास आ जाएगी और दूध निकाल लेते हैं वो लोग। तो हमारे यहाँ कहा गया, देखो आप 1000 गायों की तो बात छोड़ दो, आप 10 गाय ले लो, 10 गायों में आप उसका बछड़ा छोड़िए दूध के समय में, तो गाय का बछड़ा सीधा पूंछ उठा करके दौड़ करके सीधा अपने माँ के पास में नीचे जाके लग जाएगा। और 10 भैंसों में आप उसका पाड़ा छोड़ दो तो भैंस का बच्चा क्या सीधा अपनी माँ के पास में चला जाएगा? वो नंबर पहली वाली के नीचे लगेगा, वहां से लात मिलेगी, उसको खाएगा तो दूसरी के नीचे जाएगा, वहां भी लात पड़ेगी तो तीसरे के नीचे जाएगा, वहां भी अपना थोबड़ा फोड़वाएगा तो चौथी के नीचे जाएगा। और सबकी लात खाते 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 अंत में जैसे तैसे अपनी माँ को पहचान पाएगा। अरे जिसका बच्चा अपनी माँ को नहीं पहचान पा रहा है, तुम्हारे बच्चे भैंस का दूध पी करके क्या तुम्हें पहचानेंगे? बोलो। और यदि तुम्हारे बच्चे गाय का दूध पीएंगे तो तुमको बुढ़ापे में पहचानेंगे, तुमको वृद्धाश्रम में नहीं भेजने वाले हैं। वो जानते हैं हमारी माँ है, ये हमारा बाप है, कभी आपको वृद्धाश्रम का दरवाजा नहीं दिखा सकते, क्योंकि गाय के अंदर पहचानने की शक्ति होती है और गाय के अंदर संस्कार होते हैं। लेकिन आज हमने जो अमृत देने वाली जो गाय थी उसको घर से दूर कर दिया। अंग्रेज लोगों का जब देश में शासन था, मैं आपको ऐतिहासिक बात बता रहा हूं, अंग्रेज लोगों का जब देश में शासन था तो एक ये बंबई की घटना है। एक अंग्रेज बहुत बड़ा अधिकारी, उसकी जहां पर कोठी बनी हुई थी, उसकी कोठी के अंदर एक किसान अपनी गाय का दूध निकाल करके उसके सामने दे करके उसको अपनी गाय वापस ले जाया करता था। एक भारत का पढ़ा लिखा व्यक्ति उनके पास में गया और उसने अंग्रेज उस मैम से पूछा कि मैम साहब, क्या आप गाय पालती हैं? ये गाय कैसे बंधी हुई है आपके यहाँ? वो अंग्रेज मैम साहब कहती है कि नहीं, हम गाय नहीं पालते। बोले फिर? कहते हैं कि हमने तो गाय का दूध बंधवा लिया है पीने के लिए, लेकिन हम गाय का दूध अपनी आंखों के सामने निकलवाते हैं इस व्यक्ति से। ये गाय तो इस व्यक्ति की है, हमारी नहीं है, लेकिन दूध निकालने के समय गाय को यहाँ लेकर के आता है, हमारे सामने दूध निकालता है। उस व्यक्ति ने पूछा कि गाय का दूध आपको क्या रेट मिलता है? कहते हैं हम 8 आना रुपये 8 आना देते हैं। उस समय पुराना जमाना था, 8 आना किलो लेते हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैम साहब मेरी एक बात समझ में नहीं आई, आप गाय का दूध 8 आना में ले रहे हो और भैंस का दूध तो 4 आना में मिल जाता है, आप डबल पैसा देकर के गाय का दूध खरीद रहे हैं, तो ये तो कुछ बात समझ में नहीं। इससे अच्छा आप भैंस का दूध को, चाय भी अच्छी बनेगी, गाढ़ी बनेगी, भैंस का दूध गाढ़ा होता है, उसमें शक्ति होती है। उस अंग्रेज मैम साहब ने कहा कि अगर हम भैंस का दूध पीते होते तो भारत पर हुकूमत नहीं कर रहे होते।